आज नहीं, इधर भारतीय संविधान से इसके में सिलेबस जो है ना वो 5 प्रश्न है। हाँ, 5 प्रश्न इसके सिलेबस में है, तो 10 क्वेश्चन थोड़ी हो सकते हैं। नहीं, हम ऐसा है हमारे पास बता रहे थे अच्छा अच्छा, हमको नहीं पता था कौन गया है। ऐसा किया जैसे तुमने हमारे पास मैसेज किया, हमारी तबीयत ज़्यादा खराब थी उस समय, तबीयत ज़्यादा ही खराब थी, तो मैंने क्या किया, इनका मैसेज आया तो मैंने वो मैसेज अपने ग्रुप में शेयर कर दिया। अब 1-2 फ़ोन आए तो मैं 1-2 लोगों से नाराज़ हुए कि भाई जो नंबर दिया है उसी नंबर पर कॉल करो, तब फिर वो तुम्हारे साथ वो जुड़ गए सब लोग। हाँ देखिए, आज चर्चा करते हैं प्रियम्बल पे, प्रस्तावना पे। इधर प्रस्तावना को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं। और वैसे अगर हिंदी, हमारा जो संविधान है, संविधान में एक हिंदी शब्द प्रयोग किया गया, इसके लिए उद्देशिका, क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। इधर उद्देशिका है, जरा समझो इधर, थोड़ी देर नोट मत करो। जो उद्देशिका है, अगर इसके बारे में बात करें, भारतीय संविधान में आपको उद्देशिका मिलती है, प्रस्तावना मिलती है। विश्व में सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना समाहित की गई? विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना की जानकारी किस संविधान से मिलती है? यूएसए से। और जो हमारे यहाँ भारत में प्रस्तावना है, भारत में प्रस्तावना का विचार कहाँ से किया गया? विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से किया गया? अमेरिका से, यूएसए से। अब यही पर आता है, भारत में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। इधर प्रस्तावना का विचार, कॉन्सेप्ट जो है यूएसए से है, और उसकी जो भाषा है, जैसे लिखा गया है, वो लय, वो सब हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना हमारे लिए ये सबसे पहले प्रयोग किया गया है। संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1943 को, ठीक है, पहली बैठक हुई। इसके बाद एक बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक की बात कर रहे हैं, 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में पहली बैठक में तो अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। वो कहे जो है परमानेंट सदस्य अध्यक्ष थे, नहीं, ये क्या थे, इस बैठक में एक परमानेंट अध्यक्ष चुना गया, जिसे स्थायी अध्यक्ष कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस बैठक में अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। अगली बैठक हुई 13, महत्वपूर्ण बैठक की बात करें, 13 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में होता क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक प्रस्ताव पेश करते हैं, और उस प्रस्ताव का था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। वो प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव, कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारा ये उद्देश्य है, हमको एक संविधान बनाना है। तो एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, शुरुआत में ही पेश किया गया, ठीक है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बन गया? प्रस्तावना। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बनता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना से थोड़ा और समझिए जरा। जैसे आप कभी कभी किसी को लेटर लिखते हैं, डीएम साहब को लिखते हैं, या मुख्यमंत्री को लिखते हैं,
लेटर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखते हैं, विषय, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नहीं तो क्या लिखते हैं, उद्देश्य, क्या उद्देश्य हमारा क्या है, हम किन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य ही क्या है, प्रस्तावना है। वो उद्देश्य ही क्या है, वही प्रस्तावना है। जो संविधान में है अंदर क्या है, उसकी जानकारी हमें झलक कहाँ मिलती है, प्रस्तावना से मिलती है। संविधान आप पूरा पढ़ते हैं ना, उसका सार कहाँ समाहित है, प्रस्तावना में। जैसे कहते हैं ये शरीर है और प्रस्तावना क्या है, उसकी आत्मा है। संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है और वो डिसीजन संविधान में कहीं भी उसको मदद नहीं मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट किसकी मदद लेता है, प्रियम्बल, कि हम प्रस्तावना के आधार पर ऐसा ऐसा, प्रस्तावना को इस आधार पर लें तो उसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक बातों की भी जानकारी मिलती है। संविधान का दार्शनिक पक्ष कहाँ है, प्रस्तावना, ठीक है। अब हमने बताया कि पूरे संविधान की जानकारी हमें प्रियम्बल से मिली, तो आखिर प्रियम्बल जो है हमारा, प्रस्तावना जो है, वो प्रस्तावना क्या कहता है। प्रस्तावना से हमें हमारे देश के संविधान की जानकारी मिलती है, सरकार कैसी होगी ये जानकारी मिलती है, लोगों के विचार कैसे होंगे ये जानकारी मिलती है, लोगों के अंदर न्याय का कॉन्सेप्ट क्या होगा ये जानकारी मिलती है, समानता का कॉन्सेप्ट क्या होगा ये जानकारी मिलती है, देश धर्म निरपेक्ष है कि नहीं निरपेक्ष है, देश कैसा है, इन सब बातों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, प्रस्तावना से, ठीक है। हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, प्रस्तावना से। तो हम प्रस्तावना, सबसे पहले तो प्रस्तावना आपको आनी चाहिए। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रियम्बल आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रियम्बल के लिए नहीं अगर आप ज़्यादा याद कर पाते हैं तो कुछ तो उसके अंश पता होने चाहिए। जैसे हम भारत के लोग भारत के लिए एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, तथा उन सब में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, इतना तो आना चाहिए चाहिए। इधर ये प्रियम्बल के शब्द जो है ना, वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। प्रस्तावना के जो शब्द है ना, वो एक सिस्टम से रहने चाहिए। अगर वो शब्द आप गलत लिख देते हैं तो इनसे एक प्रश्न आता है और ज्यादातर गलत हो जाता है लोगों से। जैसे प्रस्तावना, हम भारत के लोग, ये बात, ये यहाँ पर झलक कहाँ की दिखती है, यूएसए की दिखती है। हम भारत के लोग, ठीक है, मतलब जो ये संविधान है ये बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, और यहाँ पर झलक क्या है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, हम भारत के लोग। किसी एक वर्ग या एक जाति या धर्म की बात नहीं है, यहाँ पर एक जेंडर की भी बात नहीं है, यहाँ हर भारतीय की बात है, हम भारत के लोग, ठीक है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक
गणराज्य बनाने के लिए, यही तक रुक जाओ। प्रश्न यहां से आता है, प्रश्न यहीं से उठता है जाता है, और ये लाइन अगर सही से नहीं याद है तब दिक्कत होती है। और यहाँ पर एक प्रश्न ये आ जाता है कि मूल संविधान के अकॉर्डिंग बताओ। मूल संविधान के अकॉर्डिंग जब पूछेगा ना, तब तुमको यहाँ पर से क्या डिलीट करना पड़ेगा, ये और ये शब्द डिलीट करके बोलने पड़ेंगे। तुम्हें कहना पड़ेगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए मूल संविधान के अकॉर्डिंग तो आपको यह बोलना पड़ेगा। अब जब कहे वर्तमान में क्या है, समझो इधर थोड़ी देर के लिए समझ लो, उसके बाद नोट कराएंगे। इधर मूल संविधान के अकॉर्डिंग जब पूछेगा तो ये बोलना है। आज मूल शब्द नहीं जोड़ता है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो तुम्हें पूरा बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है प्रभुसत्ता। जैसे हमने कहा, ये हम लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता क्या है, प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता को हम क्या कह सकते हैं, सर्वोच्च शक्ति। इधर प्रभुसत्ता को क्या कहते हैं, सर्वोच्च शक्ति। प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में कहते हैं सॉवर्निटी, और सॉवर्निटी लैटिन भाषा के सुपर एनएस से बना है, और सुपर एनएस का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। सुपर एनएस का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। इधर अब यहाँ पर बात आती सर्वोच्च शक्ति क्या है, संप्रभुता नहीं। तुम्हारे सिलेबस में अब तो हम तो देखते हैं ज़्यादातर वो सब पुराने कुछ ही बचे हैं, नहीं तो सब पुराने डिलीट हो गए, नए बैठे हैं, और नए लोगों का मन वो कभी आए कभी चले गए। समझ के पढ़ने वाले जो बच्चे, जैसे ज़्यादातर स्कूल के बच्चे आकर के बैठ गए, आज पढ़े कल नहीं पढ़े, वो तो उनको लगता है तो फ्री कहाँ है, बैठे हैं फ्री। जबकि सच्चाई है, रेगुलर अगर कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आता है। और वो जैसे वैकेंसी आती रहती, वैकेंसी जाती रहती, को कहते हैं हम तो बेरोजगार हो गए। पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर राज्य का कॉन्सेप्ट अगर देखें, राज्य प्रभुसत्ता पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, राज्य पढ़ना चाहिए। और राज्य तभी बनता है जब इसके तत्व कितने होते हैं, 4 तत्व होते हैं। एक तत्व क्या है, निश्चित भूभाग, एक क्या है जनसंख्या, और एक क्या है सरकार, एक क्या है प्रभुसत्ता। इधर राज्य तभी बनेगा जब इसके 4 तत्व होंगे। तो भाई निश्चित भूभाग और नहीं, कुछ नहीं, अभी हम बता रहे हैं। इधर जैसे क्या है आया कि पहला क्या है, निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग मतलब एरिया फिक्स। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अच्छा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबका एरिया फिक्स है कि नहीं फिक्स है, बोलो ना, एरिया फिक्स है। भारत का विश्व में एरिया के आधार पर कौन सा स्थान है, 7वां स्थान, ठीक है। एरिया फिक्स है सबका। जब एरिया फिक्स है, समझो, तो राज्य का एक क्या मिल गया आपको, एक पार्ट मिल गया, निश्चित भूभाग। जमीन कैसी है, निश्चित है, मतलब कहीं बाउंड्री लाइन है, कहीं बॉर्डर लाइन है कि नहीं है, तो एक निश्चित भूभाग हो गया। अब फिर वो राज्य ही कैसा, जहाँ जनसंख्या न हो, लोग न हो। जैसे तुम जाओ अंटार्कटिका में कहो हम बस जाएंगे जाकर के, तुम बसोगे तब तुम्हारा एक देश हो सकता है, नहीं तो अंटार्कटिका ऐसा बड़ा है। अब ऐसे व्यक्ति अंतरिक्ष में जाए, अंतरिक्ष में कहे एक हमारा अमेरिका का हमारा देश है, कैसे देश है,
देश तो तभी बनेगा राज्य जब वहाँ क्या हो, निश्चित भूभाग हो और जनसंख्या भी हो। एक जनसंख्या होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कहोगे हमने लिया थोड़ा सा भाग रेगिस्तान का, थार का मरुस्थल थोड़ा सा लिया, मैंने कहा एरिया फिक्स कर दिया, यहाँ रहेगा कोई नहीं, तो वो देश नहीं हो सकता। जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। सरकार होनी चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए? चाहे वो तानाशाही हो, डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, भाई जैसी भी हो एक सरकार होनी चाहिए। चाहे वो नरेंद्र मोदी चलाए या किम जोंग उन चला रहे हो उत्तर कोरिया में, ठीक है, एक सरकार होनी चाहिए। अब बात आती प्रभुसत्ता, और आपने क्या पूछा भैया इधर, संप्रभुता। प्रभुसत्ता का मतलब क्या है? मैंने कहा प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता का मतलब है उसको कहते हैं प्रभु की इच्छा, प्रभु की सत्ता, उसके ऊपर कोई इच्छा नहीं है। इधर प्रभुसत्ता का अर्थ मतलब प्रभु की सत्ता। अब तुम तो कहते हो जब तुम्हारे हाथ से बॉल निकल गई, तुम कहते हो अब ऊपर वाले की इच्छा जो चाहे वो करेंगे, कहते हो कि नहीं कहते हो? सर्वो प्रभुसत्ता मतलब ऊपर वाले की इच्छा, और इसी के ऊपर कोई इच्छा नहीं है। सत्ता अगर देखें ना, उसके ऊपर किसी का शासन नहीं है। तो संप्रभुता मतलब क्या है? इसके ऊपर, संप्रभुता का अर्थ क्या है? सोवर्निटी, सोवर्निटी सुपर है, इसके ऊपर कुछ भी सर्वोच्च पावर, ठीक है। अगर 4 राज्यों में पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रभुसत्ता है। अब यही पर मेंस में एक प्रश्न बन जाता है कि जो संप्रभुता है, क्या भारत एक संप्रभु देश है? तो भारत संप्रभु देश कब बना? जब हम आजाद हुए तो हम एक संप्रभु बन गए राष्ट्र, ठीक है। अब यहीं पर एक प्रश्न और आता है, जैसे आपको यहीं पर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप संप्रभु देश हैं, आप संप्रभु देश हैं तो किन मायनों में संप्रभु हैं? आंतरिक एवं बाह्य निर्णय ले सकते हैं। संप्रभुता का मतलब है हम अपने आंतरिक निर्णय अपने आप लेंगे और अपने बाह्य निर्णय अपने आप लेंगे। इसी को तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे अभी तुम कह सकते हो क्रूड ऑयल, आज उसने अमेरिका ने कहा आपको रसिया से नहीं लेना है, हमने कहा नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, हमारा देश गरीब है और हमको जो सस्ता देगा उसकी यहाँ से लेंगे। तो हमने क्या किया, क्रूड ऑयल कहाँ से खरीदा? रसिया से खरीदा। जबकि अमेरिका ने हम पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया। तो हमने उन प्रतिबंधों को, जैसे उसने हमें डराया, हमने उसकी बात नहीं मानी। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई, सबने कहा भाई ऐसा करिए, वोटिंग इधर से उधर, भारत का स्टैंड साफ रहा। जॉर्डन एक महासभा में प्रस्ताव लेकर के आया। जॉर्डन ने कहा कि जो गाजा में इजराइल अटैक कर रहा है उसकी निंदा की जाए और उसको जो है रोका जाए, सीज फायर करवाया जाए। इधर भारत ने क्या किया, भाई शांति से रहे थोड़ा, वैसे भी जो है स्वास्थ्य सही नहीं है। भारत ने क्या किया, भारत ने अपना पक्ष रखा, कहा कि आप ये जॉर्डन लेकर के तो आया है, पर जॉर्डन ने वो आलोचना तो नहीं की जो हमास ने किया। भाई हमास ने क्या किया, एक देश है शांति देश, एकदम शांत है, वहाँ के लोग अपना काम कर रहे हो, तुम वहाँ पर 300-400 लोग घुस गए और लोगों को बंधक बनाया, मार डाला बहुत से लोगों को, और तुमने रॉकेट दाग दिए। पहली गलती किसकी है? हमास की गलती है। और फिर वो कार्रवाई उसने शुरू कर दी। अब तुम उसका जवाब तो दे नहीं सकते हो, तुम रो रहे हो सब जगह। भारत का यही पक्ष था, पहले जो आतंकवादी संगठन जो हमास है ना, उसकी निंदा की जाए और फिर इजराइल को रोका जाए। और आपका प्रस्ताव ही सही नहीं है तो हम क्या रहते हैं, हम अनुपस्थित रहते, एब्सेंट रहते हैं। तो भारत ने उस वोटिंग का जो है बहिष्कार, ठीक है। तो ये तुम्हें अपना प्रूफ करना पड़ेगा,
तुम्हें इस पर देखा, तुम्हें दोनों पक्ष बताने पड़ेंगे। कभी कभी तुम ऐसा करते हो ना इधर, कभी कभी तुमने अपनी पॉलिसी बना ली हम इजराइल के साथ चलेंगे, ठीक है, पॉलिसी बना ली, फिर तुमको लगा कि क्या, जैसे कतर में घटना हुई, कतर में जो हुआ भारतीयों के साथ में, नेवी के अधिकारी जो थे वो ट्रेनिंग वहीं कतर में दे रहे थे, ठीक है, और वह इंडिया ने पूछा कि भाई किस बेस पे दिया, अभी तो उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। अब ऐसी घटनाएं ज़्यादातर होने लगी तो फिर क्या होगा, फिर हम अपने विचार जो है हमारे लूज हो जाएंगे, मजबूर हो जाते हैं, हम दूसरा रास्ता तलाशते हैं कि हमको लगता है इससे मित्रता करने में थोड़ा अभी हमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो एक संप्रभुता हो गया। अब बात कर लेते हैं समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य के संदर्भ में अगर तुमसे पूछा जाए भारत में कैसा समाजवाद है, प्रियम्बल में समाजवाद है, अपने यहाँ समाजवाद है, कैसा समाजवाद? विकल्प देखो, ए है मार्क्सवादी, दूसरा विकल्प है साम्यवादी, और तीसरा विकल्प है लोकतांत्रिक। एक मिनट, लोकतांत्रिक समाजवाद, और एक है विशिष्ट समाजवाद। यह एक प्रश्न है, बताइए। शिवम चौथा, हाँ 4, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन तो मतलब बहुत ही गलत है, मार्क्सवादी भी गलत है, और जो तुमने लोकतांत्रिक समाजवाद बताया, तुमने जो दिमाग लगाया लोकतांत्रिक, ठीक है, वो लोकतांत्रिक को वो काट रहा है कौन? विशिष्ट समाज। जैसे कोई तुम्हारे घर आया, उसने पता क्या किया, इधर तुम्हारे पैर नहीं छुए, पापा के भी नहीं पैर छुए, पापा के जो पिताजी थे उनके पैर छुए, उन्हीं के पास बैठ गया, ठीक है, बैठ गया और बातें करने लगा, तो तुमने सब भूल गए, अरे ना उसने हमारे बाबा जी का सम्मान किया, मतलब एक ब्रॉड में चले गए। ये इसी में समाहित हो गया, भारत के संदर्भ में ये इसी में समाहित है, विशिष्ट समाजवाद। हमारे यहाँ समाजवाद कैसा है? विशिष्ट समाजवाद है। जरा समझो इधर, हाँ पूरा इधर समझो। गांधी जी से मतलब बोल के नहीं, गांधी जी, क्योंकि वो भी तो समाजवाद की बात करते थे, गांधी जी जिस समाजवाद की बात करते थे उस पर भी चर्चा करते। गांधी जी के जो गांधी जी अराजकतावादी, कुछ गांधी जी के विचार था, एक ऐसा समय आएगा राज्य समाप्त हो जाएगा, और राज्य समाप्त हो जाएगा सब बराबर होंगे, राम राज्य आ जाएगा, ये सब गांधी जी के विचार थे, ठीक है। अब गांधी जी के एक कल्पनात्मक विचार हैं, और ये सब जो भी हम पढ़ेंगे ना, मार्क्सवाद ये कल्पनात्मक विचार है। जैसे नहीं आपने सुना होगा मार्क्स का एक स्टेटमेंट, संसद जो है गप मारने की दुकान है, और सांसद जो है बड़े बड़े लोगों के वकील हैं, धनाढ़ लोग जो है ना उनके क्या है, वकील है। ये मार्क्स का कहना है, और संसद को सीधे सीधे कहता क्या है, ये एक गप मारने की जगह है, दुकान है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तुमको पढ़ना पड़ेगा पूंजीवाद, इसको समझने के लिए पूंजीवाद और क्या पढ़ना है, समाजवाद। अगर बात करें देखें तो ये यूएसए और ये यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस और यूएसए। देखो जरा समझो, मान लो ये कुछ भी नहीं है, हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इनको डिलीट कर रहे हैं,
ठीक है। जैसे आपका खेत है, आपके खेत में आप हल से जुताई करवा रहे हैं, फिर आपको लगा कि समर करवा दें, बोर करवाएं। बोर करवाने के लिए आप ही गए, गड्ढा खोदा, गड्ढा खुदवाया, अरे वहां से आपको लगा रहे सोने की खान मिल रही, सोने की खान मिल रही आपको, समझिए, अरे सब गोल्ड ही गोल्ड है। आपने कहा ये हमारे खेत में है, ये किसका है, ये किसका है, ये हमारा है, समझे, ये किसका है, ये हमारा है। ये बात कौन कहता है, ये पूंजीवाद कहता है। ये समाज कैसा है, ये पूंजीवाद है। आपके खेत में मिला, आपने कहा ये किसका है, ये हमारा है। अरे भाई का बंटवारा हो गया, भाई वाले खेत में नहीं मिला, तुम्हारे वाले में मिला, तुमने कहा बिल्कुल नहीं देंगे, ये सब किसका है, ये हमारा, ठीक है। इधर यही पर बात करें, यही कुआं मिला, वो खान मिली किसकी, सोने की, तो राज्य आ गया, राज्य ने कहा नहीं, ये प्राकृतिक संसाधन है और इस पर अधिकार किसका है, सभी का, ये अकेले आपका नहीं है, इससे इसका दोहन किया जाएगा। पहले पूंजीवाद में आप ही दोहन कर रहे थे, रोज 1 किलो निकालते थे, बेच के आते थे और आराम से जो है, ठीक है, बढ़िया सी गाड़ी, वो कहे वो जिसमें नरेंद्र मोदी सफर करते हैं इधर, हाँ, और उसमें तुम टहलो रोज, ठीक है। ये किसका है, ये कॉन्सेप्ट किसका हुआ, आप ही निकालने जाते हैं। आपने घर बनवा लिया बढ़िया सा आराम से, हम ही निकालेंगे, हम ही बेचेंगे, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, गोल्ड है, किसने निकाला, राज्य, सरकार, एक सिस्टम ने निकाला, और सिस्टम क्या करेगा, उसे बेचे या रखे, उससे जो बेनिफिट होगा वो क्या करेगा, सब में उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को होगा, ठीक है। तो ये समाजवाद कहता है, ठीक है। अब शुरुआत यहां से होती है पूंजीवाद से, समझो। पूंजीवाद क्या कहता है, पूंजीवाद यही कहता है कि अब ऐसे यहाँ निकली सोने की खान और इसने क्या कहा, हमारा अधिकार है। पूंजीवाद कहता है जैसे दुकान है तुम्हारी, तुम अपने 24 घंटे दुकान चलाओ, भाई वीक में एक दिन बंद रहती दुकान, शहर में बंद रहती कि नहीं रहती, तुम मत खोलो, तुम मत बंद करो, तुम रोज चलाओ, तुम 24 घंटे, रात में मत बंद करो, 24 घंटे चलाओ, ठीक है, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। प्रकृति में तुम खुला टहलो, राज्य का केवल कार्य हो तुम्हें सुरक्षा दे, न्याय दे, ठीक है। तुम आराम से मार्केट में टहलो, खरीदो, बेचो, जितनी उन्नति करना चाहो उतनी उन्नति करो। ये क्या कहता है, ये कहता है पूंजीवाद। इसको लाने से होगा क्या, धनाढ्य धनाढ्य हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे। जैसे इस समय का कॉन्सेप्ट है, जरा समझिए, जरा हम आपको आज से जोड़ रहे हैं। जैसे क्या हो गया, अभी कोई टेंडर पास होता है, अडानी अंबानी, ठीक है, जो भी धनाढ्य हैं उनके पास वो बॉल कैच करते थे, बॉल कहाँ जा रही, वही। अब अपने परिषदीय विद्यालय हैं उनमें टेंडर पास हुआ, वो सीट लगती है, एक लोग बता रहे थे, वो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं मुझे नहीं जानकारी, वो जो नहीं बेंच आती प्लाई की, वो कहते हैं गुजरात की कंपनी है, वो प्लाई कम करवा रही, और उसे तोड़ो तो वो टूट जाती है ऐसे आराम से। तो बेनिफिट कहाँ जा रहा, कुछ लोगों के पास जा रहा। जैसे आपने एक कंपनी खोली कि हम वर्कर्स आपको देंगे, और गवर्नमेंट ने क्या किया, वो कंपनी आपकी ले ली, ठीक है, और उससे आपका एग्रीमेंट हो गया, और आप क्या करते हैं, एम्प्लॉई आप रख रहे हैं और गवर्नमेंट पैसा आपको दे रही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कुछ लोगों के पास पैसा रहेगा, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। जैसे अभी एक बाबू को सरकार रुपये 50,000 रुपये देती है, 40,000 देती है, और 40,000 रुपये पर मंथ देती है सरकारी बाबू को, और जो वो एजेंसी के थ्रू आता है उसे कितना मिलता है, 12-15 हज़ार,
15,000 से ज़्यादा मिलता है? 15,000 से ज़्यादा मिलता है नहीं। अब 15,000 रुपये मिल रहा है समझो इधर, और कंपनी को ज़्यादा पैसा मिलता हो, मिलेगा ज़्यादा, तो बेनिफिट किसके पास जा रहा? कंपनी के पास जा रहा। कंपनी के पास जा रहा मतलब कहें तो कुछ लोगों के पास बेनिफिट जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेनिफिट? कुछ लोगों के पास बेनिफिट जा रहा है। तो हम कहाँ बढ़ रहे हैं? हम समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ। ठीक है, अब समझो जरा। अब हमने कहा जो धनाढ्य होंगे वो कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे। गरीब ज्यादा होंगे। समझिए इधर, धनाढ्य कम होंगे और गरीब क्या होंगे? ज्यादा। ठीक है, गरीबी क्या होगी? ज्यादा होगी। और फिर गरीब यहीं पर क्या कहता है, गरीबों में क्या होगा? जैसे कंपनी का मालिक एक है, अरे मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी क्या बनाती है, कुछ भी मान लो शूज बनाने की कंपनी है, ठीक है, बड़ी सी कंपनी है, रेड चीफ है, मालिक तो एक है, काम करने वाले ज्यादा है ज्यादा एम्प्लॉई। जो निम्न स्तर के एम्प्लॉई हैं उनकी संख्या और ज्यादा होगी ज्यादा। अच्छा, कंपनी को फायदा कितना हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और कंपनी एम्प्लॉई को कितना दे रही है? कम दे रही है। एम्प्लॉई का शोषण होता जा रहा है, एम्प्लॉई का शोषण होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आता है, एम्प्लॉई में से एक लीडर बन जाता है, और लीडर बनता है, जैसे फिल्मों में नहीं देखते हो, लीडर फिर मालिक का क्या करता है? बहिष्कार करता है। वहाँ कोई फिल्म देख लो, इधर बहिष्कार करता है। मतलब इसी से इधर देखो, इधर इसी में क्या होगा, जब पूंजीवाद होगा फिर वो क्या करेगा? बहिष्कार करेगा। और जब वो बहिष्कार बड़े स्तर पर करेगा, यही पर मार्क्स ने कहा ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये बड़े बड़े क्षेत्र ही हमारे लिए अंत कर रहे हैं। उन्होंने कहा विश्व के मजदूरों, इधर विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, और जो पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं उन्हें तोड़ दो। ठीक है, एक हो जाओ। किसका विरोध करो? उस मालिक का विरोध करो, मतलब पूंजीपति का विरोध करो। उसकी प्रॉपर्टी छीन लो, उसकी प्रॉपर्टी छीन लो। ये क्या हो गया? मार्क्सवाद। ये क्या हो गया? मार्क्सवाद हो गया। प्रॉपर्टी छीन लो, प्रॉपर्टी पे अधिकार कर लो, और पता है ये चलने दो। ये क्या हो गया? अब इसमें शासन कौन करेगा? हाँ, ये अब शासन किसके हाथ में आ गया? पूंजीपति से हट करके किसके हाथ में आ गया? मजदूर वर्ग के पास में आ गया। अब सरकार किसकी बन गई? मजदूर वर्ग की सरकार बन गई। अब जो मजदूर वर्ग के हाथ में सरकार आई, तो मजदूर वर्ग क्या कहता है? समझो जरा, मजदूर वर्ग कुछ समय तक सरकार चलाएगा। सबके पास जो मजदूर है ना, उनका हित करेगा। और मजदूर वर्ग की जो सरकार होगी, बड़े बड़े धनाढ्यों से पैसा खींचेगी, उनको भी एक बराबर स्तर में लाएगी। फिर क्या, एक समय आएगा सरकार ही समाप्त हो जाएगी। सरकार ही समाप्त हो जाएगी। क्या आ जाएगा? साम्यवाद आ जाएगा। साम्यवाद क्या कहता है? साम्यवाद का कॉन्सेप्ट क्या है? साम्यवाद कहता है व्यक्ति अपनी आवश्यकता से काम करेगा। व्यक्ति जो क्षमता है ना, क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता से वेतन पाएगा। जैसे यहां पर साम्यवाद में क्या है, जैसे डीएम साहब है, साम्यवाद बता रहे हैं, समझे ना? साम्यवाद क्या कहते हैं? जैसे डीएम साहब को उदाहरण दे रहे हैं, डीएम साहब का एक बच्चा है, डीएम साहब के घर का खर्चा कितना, मान लो 10,000 खर्चा होता है, तो डीएम साहब की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 10,000 रुपये होनी चाहिए। और डीएम साहब के यहाँ एक चपरासी है, उसके 4 बच्चे हैं, और उस 4 बच्चों में उसका खर्चा कितना आता है पता है? 50,000 आता है उसके घर का खर्चा। तो उस चपरासी का वेतन कितना होना चाहिए? 50,000। ठीक है, चपरासी का वेतन कितना होना चाहिए? आप अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे और वेतन आपको आवश्यकता अनुसार मिलेगा। इधर वेतन आपको आवश्यकता के अनुसार, ये कल्पना है। ये क्या कहता है? ये साम्यवाद कहता है। साम्यवाद का मतलब है सब में हमें क्या बनाना है?
बराबरी, ये सब आया कुछ नहीं है, ठीक है, खाली एक सोच है। इधर लोकतांत्रिक समाजवाद, हमारे यहाँ अगर ये विशिष्ट समाजवाद ना विकल्प में हो तो हमारा ये सही होता है, और वैसे क्या सही है ज्यादा, विशिष्ट समाजवाद, ठीक है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। जो आज आज का समय है, जनता जो शासन कर रही है, इसमें समाजवाद मतलब जो लोकतंत्र के मूल्य हैं उनके आधार पर हम सबने क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को बांटने की व्यवस्था, ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और विशिष्ट की बात करें, विशिष्ट में ही हमने क्या समाहित रखा, हमारे यहाँ समाजवाद का भी लक्षण है, और हमारे यहाँ क्या है, पूंजीवाद भी है। हमारे यहाँ भाई हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी इनवाइट करते हैं और हम अपने आप भी कार्य कराते हैं। इधर तो ये समाजवाद पढ़ दिया। फिर क्या है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता क्या है, कोई धर्म सरकार का कोई धर्म एक कोई नहीं, सारे धर्म उसकी नजरों में बराबर, नहीं, क्या सरकार सभी धर्मों का विरोध करे, नहीं सभी को मतलब समान रूप से विरोध नहीं करता है, यानी धर्म को मर्यादा नहीं देते। हाँ, यहाँ पर धर्म शब्द क्यों जोड़ते हो, इधर यहाँ पर धर्म निरपेक्ष तो हमने बोला नहीं, क्या, हाँ अब सही है। ये हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। पंथ निकलता कहाँ से है, धर्म से निकलता है। जैसे पंथ क्या है, जैसे हमने तुम्हें बताया ना, एक बार मैं फर्रुखाबाद गया, इधर फर्रुखाबाद गया, हिंदुओं में क्या होता है, ज्यादातर सब में भंडारे होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं भंडारे, सरदार लोग लंगर लगाते हैं, ठीक है, गए कहीं लंगर चखा है, ठीक है। अरे ऐसी जगह लंगर कभी लगाते हैं जहाँ पर वो समस्या भोजन की ज्यादा ही समस्या होती है और वहां व्यक्ति को भरपेट खाना खिलाते हैं। तो पता है ये पंथ क्या हुआ, जब मैं फर्रुखाबाद गया तो एक जगह भोजन बन रहा, तो बड़ा सफाई के साथ में, बहुत ही सफाई, मैं वहां पर बैठा थोड़ी देर के लिए इधर, तो उसमें क्या हुआ, एक जो है बुजुर्ग था, उससे बात कर रहे थे, चाय पियेंगे, मैंने कहा नहीं, तो उसने ज़्यादा आग्रह किया तो मैंने चाय पी, चाय बढ़िया टेस्ट। तब तक एक आया छोटा बच्चा, उसने बुजुर्ग के पैर छुए, तो मैंने कहा ठीक है भैया इधर, तो वो बुजुर्ग क्या किया, बुजुर्ग ने छोटे बच्चे के पैर छुए, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, और उसने हमारे पैर छुए, भाई हमें क्या मतलब, हमने कहा खुश रहो। उसके बाद पता उस बुजुर्ग ने छुए, तो मैंने उससे पूछा भैया ये क्या है, बोला हम आत्मा को प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम जो करते हैं व्यक्ति को नहीं करते हैं, हम आत्मा को प्रणाम करते हैं। हम एक दूसरे के, तो हमने कहा आपकी बहू आए, बहू पर छुएंगे, बोले हाँ बहू के पर छुएंगे, बेटा आएगा बेटा के पर छुएंगे। तो ये क्या है, सनातन धर्म में ही एक नया पंथ हो गया, एक नए विचार हो गई, नई सोच हो गई। तो इसी प्रकार जैसे तुम नानक में नहीं वहां जाते हो पंजाब में, बहुत से नए डेरा, नए पंथ, नए विचार आ जाते हैं। हम ऐसे नहीं, हम ऐसे भगवान को मानेंगे, तुम कहते हो हम साकार रूप मानते हैं, तुम कहते हो हम नहीं निराकारी हैं, कहते हो साकार मतलब भगवान का रूप रंग आकार निश्चित है, एक कहते नहीं उनका आकार रूप रंग कुछ निश्चित है ही नहीं। तो ये जो पंथ वाले विचार हैं, या धर्म की बात नहीं होती, यहाँ पंथ की बात होती है। हम पंथों में भी भेदभाव नहीं करेंगे, हम उनके साथ कोई द्वेष भाव नहीं करेंगे, हमारे लिए सब पंथ क्या है, हम कैसे हैं, हम पंथ निरपेक्ष। हमारे लिए कोई भी धर्म तो बड़ी बात है, हम पंथों के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक देख लो, लोकतांत्रिक देखिए, सरकार एक राजा चलाता है, एक राजा के बाद क्या हुआ, उसका बेटा राजा जो होता है निरंकुश शासन
अब हाँ सुनो तो पहले। राजा आया, राजा कुछ ऐसे थे राजाओं ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के शासन किया सामूहिक रूप से। पहले कोई धनाढ्य व्यक्ति था, धनाढ्य व्यक्ति ने शासन किया, फिर एक राजा बना, राजा ने शासन किया, राजा जब मर गया तो उसका बेटे ने शासन किया, फिर उसके बेटे ने शासन किया। एक ये नई प्रक्रिया चलती रही। आगे लोगों ने देखा, विरोध किया, भाई हम क्यों राजा को माने, हम नहीं राजा बन सकते क्या। जब लोगों के अंदर विचार आया तो लोगों के अंदर कौन सा विचार जगा, लोकतंत्र का विचार जगा। और इब्राहिम लिंकन ने कहा है, क्या कहा, ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हम खुद अपने ऊपर शासन करें। अब हम अपने ऊपर शासन करें तो हम अपने ऊपर शासन करते हैं तो क्या करते हैं भाई, सरकार कौन चुनता है, हम चुनते हैं। हम चाहेंगे तो सरकार रहेगी, हम चाहेंगे तो सरकार नहीं रहेगी। बनाता कौन है, बनाते तो हम ही हैं। इधर हम सामूहिक रूप से सरकार को, कोई सरकार कितनी मेजोरिटी में हो, पूरा देश अगर उसका बहिष्कार कर देना तो सरकार हट जाएगी। तुम देखते नहीं वो पतन हो जाता है। अभी श्रीलंका नहीं हुआ, श्रीलंका भैया महिंद्रा राजपक्षे की तो थे और वो उनके घर में उनके स्विमिंग पूल में श्रीलंका के लोग नहा रहे थे। देखा कि नहीं देखा, यूट्यूब पे देखना, शायद 1 साल या 2-1.5 साल पुरानी बात है। लोग गए थे उनके घर, वो कहाँ पर बैठते थे, सोफा पर बैठ के फोटो सेल्फी ले रहे हैं। लोगों ने विरोध किया, हटा दिया। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का मतलब यही है, शासन हम स्वयं लोग मिलकर के क्या करेंगे, शासन करेंगे। अब बात आ जाती गणतंत्र। भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950। अब इसे लिए हम इस डेट को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर क्या है, इधर इसमें फ्लैग का अंतर है, समझो। ध्वजारोहण कब होता है, ध्वजारोहण कब होता है, और फिर 26 जनवरी क्या होता है, हाँ एक बोल रहा था, 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, समझे। इधर ये तिरंगा यहाँ लगा, इधर ये तिरंगा लगा और यहीं पर गांठ लगी होती है, फूल को खोलते वहीं पर झंडा फहराता है। 26 जनवरी को ऐसा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कहाँ किया जाता है, उनके ही आवास राजपथ पर, ठीक है। और जो 15 अगस्त है वो ध्वजारोहण, ध्वज कहाँ होता है, नीचे, और इसकी गांठ खोल करके इसे कहाँ पहुँचाया जाता है, ऊपर, और फिर उसे फहराते हैं। इसे कहते हैं ध्वजारोहण, ध्वज का आरोहण करना। ऐसा हुआ जब हम आज़ाद हुए तो ब्रिटिशकालीन झंडे को उतारा गया और अपना ध्वज का आरोहण कराया गया, इसे कहते हैं हम ध्वजारोहण, ठीक है। इधर अब रिपब्लिक की बात करें, गणराज्य कैसा होगा, गणराज्य का मतलब क्या है कि जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना गया हो, वंश परंपरा के द्वारा ना आता हो। जैसे वंश परंपरा की बात करें, जैसे कोई इंग्लैंड की लो, ठीक है, अभी महारानी का निधन हुआ, अब उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, एक परंपरा चली आ रही। जैसे वहाँ जापान ले लो, जापान में आज भी क्या है, राजतंत्र। पहले हिरो हितो था, उसका बेटा आकी हितो बना, अब उसका बेटा क्या नाम है, नारुहितो, अब उसका बेटा नारुहितो राजा है। तो ये सब जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम कैसा है, ये राजतंत्र, और हमारे यहाँ क्या है, गणतंत्र, ठीक है। अच्छा ये बात करें पाकिस्तान कैसा है, रिपब्लिक है कि नहीं है, नहीं है। पाकिस्तान में भी एक राष्ट्रपति होता है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो कैसा है, रिपब्लिक।
और रिपब्लिक क्या है? अमेरिका क्या है? रिपब्लिक। ठीक है। इंग्लैंड क्या है? रिपब्लिक। ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष जो है, जो चुना गया होगा, वंश परंपरा के द्वारा नहीं आता है, उसे क्या कहेंगे? हम रिपब्लिक कहेंगे। हमारे यहाँ रामनाथ कोविंद थे। अब रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू से कोई संबंध है? नहीं है। रामनाथ कोविंद भी निर्वाचित थे और द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी क्या है? क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर बात की गई गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ है मतलब जो है वो व्यक्ति क्या क्या होना चाहिए? राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, वंश परंपरा के द्वारा आया ना हो। ठीक है। अब आप देख लीजिए इधर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, समस्त नागरिकों में क्या होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहां से प्रश्न ये पूछा जाएगा, प्रियम्बल में न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का न्याय। ठीक है। इस न्याय की झलक प्रियम्बल के अलावा हमें कहाँ नजर मिलती है? बीपीएससी में। ठीक है। इधर राजनीतिक न्याय है कि नहीं है? है भाई। राष्ट्रपति आप बनना चाहो ना, कोई रोकता है तुम्हें राष्ट्रपति बनने के लिए? एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू के पास एलिजिबिलिटी है, आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप चुनाव लड़े। क्या? बिल्कुल भाई। आप प्रस्तावक 50 ढूंढ लाइए, 50 अनुमोदक ढूंढ लाइए, और वो क्या कहते हैं, वो मिल जाए तुम्हें 15,000 रुपये हो। 15,000 रुपये हो तो तुम चुनाव लड़ो। और एज तुम्हारी 25 साल हो, 35 साल एज हो, 35 साल एज कंप्लीट हो गई हो, और भारत के नागरिक बनो। ठीक है। तुम इलेक्शन लड़ सकते हो। इधर तुम इलेक्शन लड़ सकते हो। अब तुम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति होती है, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम इलेक्शन लड़ो, प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, जैसा तुम चाहो ना, सब तुम्हें करने का अधिकार है। तुम्हारी एज 25 साल हो गई, अब तुम कहो नहीं अब तो हम पढ़ाई वढ़ाई बंद, हम तो सीधे विधायकी के चुनाव लड़ेंगे, कोई पार्टी अगर नहीं देगी टिकट हम ऐसे ही निर्दलीय खड़े रहेंगे। खड़े हो ना, पूरा जीवन काट दो। प्रधानी के चुनाव 1 बार हारो, 10 बार हारो, नहीं हम लड़ेंगे जरूर, जब तक जिंदा रहेंगे लड़ते रहो, कोई रोक सकता है? नहीं। इधर आर्थिक न्याय, हम क्या करेंगे? प्राकृतिक संसाधनों का फायदा जो है सब तक पहुंचाएंगे। सामाजिक न्याय, समाज में वर्ग भेद हम नष्ट करेंगे। ठीक है। हमने क्या किया? फंडामेंटल राइट्स में हमने अस्पृश्यता का अंत, हमने समानता लाने की बात कही, हमने स्वतंत्रता की बात कही, हमने धार्मिक आज़ादी की बात कही। सब तो हमने क्या किया? समाज में सभी स्तर को बराबर करने का प्रयास किया। ठीक है। इधर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। समझिए जरा, अगर तुमसे पूछे स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। इधर सबसे पहले विचार तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई रोक सकता है? हम भी 35 के हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। राष्ट्रपति हम बन जाएंगे तो हम ऐसे ऐसे गाड़ियों में सफर करेंगे,
विचार कर सकते हो। अरे छोड़ो वो विचार, अच्छा हमारी नौकरी लग गई तो हम ऐसे कार्य करेंगे, विचार आएगा कि नहीं विचार आएगा? अरे हम जो है हमारे लिए नौकरी क्या, हमें एग्जाम देने को मिले हम तो टॉप कर जाएंगे, विचार आएगा? कोई रोक सकता है विचार करने से? भैया है स्वतंत्रता कि नहीं? इधर विचार व्यक्त कर दो, अभिव्यक्ति, जो विचार आया बोलो। नहीं, जो गलत होंगे उन पर लट चलाएंगे। हाँ इधर है, मतलब ऐसे विचार खुद पॉजिटिव, इधर इधर इधर, चाहे अच्छे हो या खराब हो, इधर विचार तुम्हारे अंदर चाहे अच्छा है खराब है, उसको व्यक्त भी कर सकते हो बोलने की। देखो अगर तुम गलत विचार प्रकट करोगे ना, समाज में भेदभाव होगा तो राज्य शासन करेगा। नहीं नहीं, राज्य शासन करेगा, राज्य आप पर एक्शन लेगा। देखिए ये जैसे मैंने कहा कोई काम करने की आजादी है। मैंने आपको स्वतंत्रता पढ़ाया आर्टिकल 19, तो कोई काम करने की आजादी है। तो एक ने कहा ठीक है हम बस में जाएंगे रोज और सबका पर्स साफ कर देंगे, कार्य करने की स्वतंत्रता तो है नहीं, ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे दूसरों को लाश। ठीक है, विचार आप अपने व्यक्त कर सकते हैं। भाई हम आगे चल करके हम तो 35 के हो जाएंगे तो हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ेंगे, इधर हम भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, हम भारत के लिए ऐसा करेंगे। अरे कुछ नहीं, हम अपने माता पिता के लिए इतना इतना कार्य करेंगे। ऐसे विचार आपके अंदर हैं तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं अपने विचार। ठीक है, विश्वास कर सकते हैं, करते कि नहीं करते विश्वास? ठीक है, एक तो विचार अभिव्यक्ति और विश्वास। धर्म, इधर धर्म की भी स्वतंत्रता है, जो धर्म अपनाना चाहो, जितनी बार बदलना चाहो बदलते रहो, और बाद में कहो नहीं अब हमारे पास कोई धर्म ही नहीं है। भाई अभी अगर देखो ना तो बहुत से ऐसे हैं, यूपी में ही बहुत से ऐसे हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इधर धर्म की आजादी है। फिर उपासना का मतलब क्या है? इधर 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 पूजा अर्चना, इधर पूजा करने की स्वतंत्रता है, समझो। चाहे तुम कहो नहीं आज से तो हम गणेश जी की पूजा करेंगे, नहीं हम शंकर जी की पूजा करेंगे, हम माँ पार्वती की करेंगे, विष्णु की करेंगे, जिसकी करना चाहो। ना करते हो तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम करना चाहो ऐसा नहीं किया जाएगा, नहीं हम भाई भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, अन्य की नहीं करेंगे। हाँ जिसका तुम्हारा मन हो। इधर तुम अपने यहाँ दो ईंटें रख लो, कहो नहीं इसमें भगवान है हम इन्हीं की पूजा करेंगे, यही हमारे लिए सब कुछ है। इधर जो जैसा तुम्हारा विचार हो, उपासना के लिए तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारे विचार हो। ये आपको आजादी कहाँ से मिलती है? आपको फ्रेमवर्क से आजादी मिलती है। ठीक है, अच्छा अब और क्या है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अब यहाँ पे पूछा जाए समानता कितने प्रकार की है, तो समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा और जो भी अवसर मिलेंगे आपको, ठीक है, इतना आपको तो आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। मेडिकल में प्रस्तावना, ये प्रस्तावना भारतीय संविधान में देख प्रस्तावना का विचार
भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विश्व में सबसे पहले संविधान में, अगला पॉइंट लिखें, विश्व में सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को किस देश ने समाहित किया? प्रस्तावना को किस देश ने समाहित किया? किसने समाहित किया? यूएसए। लिख लिया? अब लिखने जरा, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, अब थोड़ा बढ़िया लिखना, अंडरलाइन करवाएंगे। ठीक है, लिखें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय फिर अगली लाइन लिखें, विचार अभिव्यक्ति विश्वास कामधर्म और उपासना की स्वतंत्रता फिर अगली लाइन में लिखें, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता फिर अगली लाइन में लिखें, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में लिखे मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, ब्रैकेट में लिखे मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, ब्रैकेट में लिखे मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी सप्तमी सम्मत 2006 ब्रैकेट में लिखे विक्रमी, उसी में सम्मत क्या लिखे विक्रमी, ब्रैकेट बंद करते हैं। को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मा अर्पित करते हैं। इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं, यौम आत्मा अर्पित करते हैं। ठीक है, इधर जरा समझे, इधर एक मिनट। ये आपकी प्रियम्बल है, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ज़्यादातर पूछ लेते हैं। जैसे आपने कहा हमारा सब्जेक्ट पॉलिटी है, हमसे पूछा गया तो सबसे पहले वो प्रियम्बल ही पूछता। चलो प्रियम्बल सुना दो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमसे, जैसे हम गए तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पुट होता, प्रियम्बल सुना दो। अच्छा, वहाँ पर भी होता क्या, जैसे तुम चले गए इंटरव्यू में, इधर समझो, इंटरव्यू में गए, वहाँ तो तुम अंदर इंटरव्यू देने गए, तुम्हारा साथी बाहर निकला, तुमने पूछा क्या पूछ रहा है, उसने बताया ऐसे ऐसे, जब हम ये बोलते तब ये क्वेश्चन आता है, उसका अनुमान लगा लिया। चलो आप पूछे, तुम्हारे पास तो किताब होगी नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा बैग होगा नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल होगा नहीं, कोई दूसरा तुम्हें क्यों बताए, जब उसी से तुम लड़ रहे हो तो कोई बताता भी नहीं है। अब तुम सोचो, ये पहले से तुम्हें पक्का याद होना चाहिए, प्रियम्बल आनी चाहिए। और हम जैसे ही गए, जैसे ही उसने कहा बैठ जाओ, बैठे तो क्या सब्जेक्ट है, मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस, तो उसने तुरंत कहा प्रस्तावना आती है आपको, प्रस्तावना सुनो, तो प्रस्तावना आपको आनी चाहिए। ठीक है, और प्रस्तावना का वो शुरुआत में सुनाने का मतलब क्या है, शुरुआत के वो सिस्टम वाले शब्द सुनना चाहता है कि वो आप सही सिस्टम से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और उसके नीचे वाला जितना भाग है तुम ना भी ऐसे ऐसे बोलो, सुन भी ना पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो शुरुआत की लाइन जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, और उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन। ठीक है, जैसे एक प्रश्न आता है कि मूल अधिकार अगर आपके हनन होते हैं, आप केस कर सकते हैं। मूल अधिकारों में जो बात कही गई, उन बातों के आधार पर आप केस कर सकते हैं, यस या नो। आप डीपीएसपी में जो कहा गया उस आधार पर केस कर सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में जो कहा गया उस आधार पर नहीं। अच्छा, जो प्रियम्बल में कहा गया उस आधार पर केस कर सकते हैं, यस या नो, यस नो। ठीक है, प्रियम्बल भी वाद योग्य, ठीक है, वाद योग्य नहीं। ठीक है, इधर तो एक बार अमेंडमेंट हुआ और 3 शब्द जोड़े गए, लिख लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ, जिसे 42वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान 42
प्रस्तावना में, जिसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द बढ़ाए गए, प्रस्तावना में 3 शब्द बढ़ाए गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब तुम्हारा पेपर कठिन पेपर आएगा तो तुम एक शब्द और नोट करो इधर, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते। इधर ये किस पैरा में है और ये किस पैरा में है, ये प्रश्न पूछा गया। इधर ये पैरा नंबर 1 में है, ये पैरा नंबर 6 में है, पैरा नंबर 6 में। नोट कर लीजिए, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष जो है पैरा नंबर 1 में है और अखंडता पैरा नंबर 6 में है। ठीक है। राज्य का नेचर कैसा होगा, जानकारी कहां से मिलती है? प्रियम्बल में। लिखो, राज्य का नेचर कैसा होगा, इसकी जानकारी प्रियम्बल से मिलती है। लिया? हमारे यहाँ अगला नोट करें, हमारे यहाँ प्रस्तावना पर फ्रांस की क्रांति का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे यहाँ प्रस्तावना पर फ्रांस की क्रांति का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के निम्न शब्द जोड़ेगा। क्या क्या जोड़ा गया सर? क्या निम्न शब्द जोड़ेगा? क्या क्या जोड़ा गया? हाँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। देखिए, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। अब जैसे, एक मिनट रुक जाओ जरा, समझो। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी क्या कहते हैं, ये संविधान की जन्म कुंडली है प्रियम्बल। जन्म कुंडली का मतलब ऐसा नहीं कहते भैया इसकी कुंडली बनवाओ और देखो इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या करेगा। ठीक है, सब सार जीवन का कहाँ है? जन्म कुंडली में। सब जीवन का सार कहाँ है? जन्म कुंडली में। तो कहा गया कि जन्म कुंडली इसकी देखो। ठीक है, तो सार कहाँ है? जन्म कुंडली में। उनके अनुसार देखो, प्रस्तावना को संविधान का ज्योति स्तंभ, प्रस्तावना को संविधान का ज्योति स्तंभ या प्रकाश स्तंभ या संविधान की कुंजी कहा जाता है। लिख लिया? दर अब इसे ज्योति स्तंभ या प्रकाश स्तंभ बातें की है, या इसे कुंजी कहते हैं। इधर ज्योति स्तंभ का मतलब वो प्रकाश पुंज। जब कहीं से प्रकाश नहीं मिलता है तो सहारा कहाँ से लिया जाता है? प्रियम्बल से। ठीक है, जब जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हुआ और वो केस सॉल्व नहीं हुआ
तो कहते हैं किससे सहारा लें? प्रियम्बल से सहारा लें। तो सहारा कौन देता है? प्रियम्बल देता है। तो इसका ज्योति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, और ऐसी चाबी इधर, प्रियम्बल एक ऐसी चाबी है जब किसी से लॉक नहीं खुलता है तो लॉक किससे खुलता है? प्रियम्बल से। ठीक है। अब यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाता है, हम भारत के लोग, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? यूएसए से है। अब यही जो प्रभुसत्ता है, प्रभुसत्ता हमारे देश में निहित किसमें है? जनता में। नोट कर लीजिए, पूछा जाता है, लोग गलत करते हैं। प्रभुसत्ता हमारे देश में कहाँ निहित है? प्रभुसत्ता हमारे देश में कहाँ निहित है? प्रभुसत्ता हमारे देश में कहाँ निहित है? जनता में। अगर जनता विकल्प न हो तो क्या कहेंगे? नहीं, अगर जनता नहीं है तो कहेंगे संविधान। ठीक है, जनता पहले सबसे पहले। ठीक है, जनता में लिखे पंथ निरपेक्ष, जरा शब्द लिखे पंथ निरपेक्ष। देखिए, यूरोप में पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट नकारात्मक है, जबकि भारत में पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट सकारात्मक है। ये तुमसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। भारत में पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट सकारात्मक है, जबकि यूरोप के अधिकांश देशों में पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट नकारात्मक है। अब तुमसे यही पर पूछा जाए, विश्व का वह पहला देश जो पंथ निरपेक्ष था, बताएं, विश्व का वह पहला देश जो पंथ निरपेक्ष था? भारत। गलत। चीन। अरे चीन नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत पहले से वैशाली गणराज्य वगैरह ये सब थे। वो कोई मानता तो नहीं है इधर, वो कोई मानता भी नहीं है। पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस देश ने हमें अपनाया? अमेरिका ने। पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने अपनाया? अमेरिका ने। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट विश्व में सबसे पहले अमेरिका ने।